महाराज, हमारे गांव में जो हमने गरीबों से कर वसूला है वो बहुत ज्यादा है और इसी कारण हमारे खजाने में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। तभी महाराज उन दोनों की तरफ गौर से देखते हैं और चुप रहते हैं। वे दोनों बहुत ज्यादा घबरा रहे थे क्योंकि महाराज उन्हें बहुत ही गौर से देख रहे थे। महाराज, हमने जो नए गांव जीते थे उन गांवों से भी हम भारी कर वसूल रहे हैं और हमें उनसे काफी फायदा हो रहा है। उन गरीब लोगों से भी हमें बहुत अच्छा मुनाफा मिल रहा है और हमारे बाकी के लोग भी हमारे कारोबार को आगे फैला रहे हैं। इस सारे पैसे को अपने राज्य में लगा दो ताकि हमारा राज्य और भी शक्तिशाली और बड़ा बने। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मैं इस दुनिया का सबसे अमीर राजा बनूंगा। महाराज, हमें मिलावटी अनाज से भी बहुत फायदा हो रहा है, उसमें भी हमने बहुत मुनाफा कमाया है। मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूं। इस महीने जितना भी धन आया है उस सब को हमारे साम्राज्य को और बड़ा करने में लगा दो। जल्द ही मेरा ख्वाब और सपना सच हो जाएगा। इतना कहते ही राजा अपनी क्रूरता का एक भयानक सबूत देता है। वो अपने मनोरंजन के लिए दो ऐसे लोगों को दरबार में बुलाता है जो उसके राज्य के गोदामों में थोड़ी हेराफेरी करते पकड़े गए थे। राजा अपनी गद्दी से उतरकर नीचे आता है और बिना एक शब्द कहे अपनी तलवार से उन दोनों के सिर धड़ से अलग कर देता है। उनके सिर कटकर जमीन पर गिर जाते हैं। फिर राजा वहां खड़े सभी लोगों की तरफ मुड़ता है और कहता है, देखो, अगर किसी ने भी मेरे काम में जरा सी भी धोखाधड़ी या हेराफेरी करने की कोशिश की तो उसका अंजाम यही होगा। और वापस अपनी गद्दी पर जाकर बैठ जाता है। महल में मौजूद बाकी सभी लोग राजा की ये क्रूरता देख रहे थे। ये मंजर देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और वे आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। भाई, हमारे राजा बहुत ज्यादा सख्त और अत्याचारी हैं, हमें इनसे बचकर ही रहना चाहिए। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, हमें उनके आदेश का पालन करना ही होगा। मैं तो उनके काम में दखलंदाजी करने की सोच भी नहीं सकता। मुझे बेमौत नहीं मरना, आखिर बलि का बकरा कौन बनना चाहेगा। राजा बहुत खतरनाक हैं, पल भर में किसी की भी जान ले लेते हैं। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। जिस दिन मुझे वो फॉर्मूला मिल गया मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर राजा बन जाऊंगा। हुजूर, आप किस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये आदमी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी एक सीमा है। मेरी सेना अभी सबको दिख रही है, पर सोचो, अगर मेरी सेना किसी को दिखाई ही ना दे तो वो क्या क्या नहीं कर सकती। मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। पास खड़ा मंत्री राजा के कहने पर फॉर्मूले के बारे में वो बताता है। आज से कुछ साल पहले एक आदमी ने एक ऐसी घड़ी बनाई थी कि जब वो उस घड़ी को अपने हाथ में पहनता था तो वो गायब हो जाता था, किसी को दिखाई नहीं दिया करता था। लेकिन एक दिन कुछ लोगों की जबरदस्ती उस युवक से घड़ी छीन रहे होते हैं, लेकिन वो युवक घड़ी लेकर गायब हो गया और फिर कुछ समय बाद उस युवक की मृत्यु हो गई। उसके बाद वो घड़ी भी आज तक किसी को नहीं मिली। तभी राजा उन दोनों वजीरों से कहता है, मैं चाहता हूं कि उस घड़ी का तुम दोनों पता लगाओ। आखिर वो घड़ी कहाँ है और उसको खोजकर मेरे पास लेकर आओ। इसके बाद वे दोनों वजीर वहां से चले जाते हैं और हमें गांव का एक युवक दिखाया जाता है जो अपनी एक साथी और कुछ अनाथ बच्चों के साथ रहता था। वो युवक और उसका साथी खुद भी अनाथ थे, इसलिए वे उन बच्चों का दर्द समझते थे और कड़ी मेहनत मजदूरी करके उन सब का पेट पालते थे। अरे जल्दी करो, क्या कर रहे हो? तुम लोगों से अभी तक ये 4 बोरियां नहीं उतारी गई। बिल्कुल कछुए की चाल से काम कर रहे हो। ऐसे काम करोगे तो हो गया काम, जल्दी हाथ चलाओ। तभी वीरू और घनश्याम उसके पास आते हैं। उन्हें देखकर मूलचंद कहता है, अरे तुम फिर आ गए? तुम तो उधार खा खा कर मेरी दुकान ही डुबो दोगे। और सुनाइए मूलचंद जी, क्या हालचाल है? बस ठीक ही हूँ। तुम जैसे उधार लेने वालों का इंतजार करने के लिए ही जिंदा हूँ। मूलचंद जी, मैंने सोचा था कि आप इस बार भी हमें उधार दे देंगे, फिर मैं आपके सारे पैसे एक साथ ही चुका दूंगा। ये सुनकर मूलचंद उन दोनों को गौर से देखता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है।
तुम मुझे एक साथ पैसे दोगे? आज तक जितनी बार भी तुम यहाँ से राशन ले गए हो उसके तो पैसे दिए नहीं, और अब कहते हो कि पिछले सारे पैसे एक साथ दोगे। मुझे तो लगता है कि तुम जैसे लोगों को उधार देना ही बंद कर देना चाहिए, पर क्या करूं, मेरा दिल ही ऐसा है कि मना नहीं कर पाता। अरे मूलचंद जी, आप जैसे लोग जिंदा हैं तभी तो ये धरती चल रही है। आपकी दुकान के क्या कहने, आपके गेहूं चावल में आधा कंकर पत्थर होता है और आधा अनाज। ऐसी बेमिसाल दुकान भला और कहाँ मिलेगी। वीरू की इस व्यंग भरी तारीफ को सुनकर मूलचंद मन ही मन चिढ़ जाता है। अगर मुझे कभी इससे बदला लेने का मौका मिला तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वीरू, मैं सोच रहा हूँ कि तुम अपने पिताजी के पुराने मित्र के पास क्यों नहीं जाते? शायद वे हमारी कोई मदद कर सके। ख्याल तो तुम्हारा अच्छा है। मैं भी यही सोच रहा था कि उनके पास जाऊं, बस समय नहीं मिल पा रहा। कल पक्का उनके पास जाऊंगा और देखूंगा कि क्या वे हमें कुछ पैसे उधार दे सकते हैं। राजा के वे 2 खास वजीर वापस लौटते हैं जिन्हें फॉर्मूले की तलाश में भेजा गया था। राजा उन्हें देखकर गुस्से में आग बबूला हो जाता है। मैं तुम दोनों को अपने राज्य का बड़ा सूबेदार बनाना चाहता हूं और तुम हो कि मामूली सैनिक बनकर ही रहना चाहते हो। क्या हुआ उस फॉर्मूले का? महाराज, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उस फॉर्मूले का कोई सुराग नहीं मिला। तुम इतने निकम्मे और बेवकूफ हो, किसने तुम्हें मेरा वजीर बना दिया? मैं पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत और बादशाहत कायम करना चाहता हूं और तुम लोग मुझे बर्बाद करने पर तुले हो। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। राजा का भयानक गुस्सा देखकर दोनों वजीर थर-थर कांपने लगते हैं। महाराज, आप फिक्र ना करें, चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम उस फॉर्मूले को ढूंढ कर ही वापस आएंगे। हमें एक मौका और दीजिए। उनकी ये बात सुनकर राजा थोड़ा शांत होता है और उन्हें एक आखिरी मौका देता है। राजा के दोनों वजीर और उनके साथ कुछ राजशाही सैनिक गांव पहुंचते हैं। उन्हें एक ऐसे घर की तलाश है जहां रहकर वे उस गुप्त फॉर्मूले के निर्माता के बारे में जानकारी जुटा सकें, जैसे वो कहाँ रहता था, कहाँ जाता था और उसकी मृत्यु कब हुई। संयोग से वे उसी घर के सामने रुकते हैं जहां वो वीरू अपने अनाथ बच्चों और दोस्त के साथ रहता है। उनके साथ मूलचंद भी था, क्योंकि वीरू ने कई महीनों से घर का किराया नहीं दिया है और वो घर मूलचंद का ही है। हुजूर, यही है वो युवक। ये कहता है कि मेरे अनाज में आधे से ज्यादा कंकड़ पत्थर होते हैं। इसने मेरा किराया भी नहीं दिया है। अच्छा, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत। इस गरीब को मुफ्त की रोटियां ज्यादा ही लग रही हैं। सुन लो, अगर तुमने हमारे खिलाफ एक शब्द भी बोला तो हम तुम्हें यहीं खत्म कर देंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि 2 दिन के भीतर ये घर खाली कर दो। वीरू को डराने के लिए उसे धक्का देता है और वहां से चले जाता है। वीरू और उसका दोस्त बुरी तरह घबरा जाते हैं। तभी वीरू के साथ रहने वाले अनाथ बच्चे भागते हुए वीरू पिता के पुराने मित्र के पास पहुंचते हैं। अंकल जी, हमारे भैया को कुछ राजशाही गुंडों ने बहुत मारा है। उन्हें काफी चोट आई है और वे बड़ी मुसीबत में हैं। हमारी मदद कीजिए। ठीक है बच्चों, ऐसा करो, अब तुम अपने घर जाओ और वीरू को मेरे पास भेजना। मैं उसको कुछ बताना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए बच्चे वहां से चले जाते हैं। फिर इसके बाद वीरू के पिता का दोस्त एक रास्ते से जा रहा होता है। वीरू के पिता का दोस्त, जो राज का इकलौता वारिस था, तेजी से चला जा रहा होता है। उधर राजा के वजीर के लोग, जो उस गुप्त फॉर्मूले की तलाश में भटक रहे थे, उसे देख लेते हैं। असल में वो फॉर्मूला वीरू के पिता ने ही तैयार किया था और ये आदमी उसका सबसे करीबी मित्र था, जिसे उस राज के बारे में सब पता था। वो रहा, वही है उस फॉर्मूले बनाने वाले का दोस्त। इसे उस फॉर्मूले के बारे में जरूर पता होगा। पकड़ो इसे। अपने पीछे राजशाही सैनिकों को आता देख वो आदमी घबराकर भागने लगता है। तभी अचानक उसका पैर एक बड़े पत्थर से टकराता है और वो सिर के बल नीचे गिर पड़ता है। उसके सिर पर गहरी चोट लगती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है।
वजीर के लोग उसके पास पहुंचते हैं और उसे हिलाकर देखते हैं। हुजूर, इसकी तो मौत हो गई लगती है, ये तो मर गया। वजीर का आदमी बोला, अब ये हमारे किसी काम का नहीं रहा। इसके साथ ही वो राज भी दफन हो गया। चलो यहाँ से निकलो। वे लोग उसे मरा हुआ समझकर वहीं छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन सच तो ये था कि उस आदमी की सांसें अभी भी चल रही थीं। वो मरा नहीं था, बस गहरे सदमे और चोट की वजह से बेहोश था। उस रास्ते से एक दूसरा व्यक्ति गुजर रहा होता है जो उस घायल आदमी को जानता था। वो उसे लहूलुहान हालत में देखकर रुक जाता है। अरे भाई, आपकी ये हालत कैसे हुई? आप यहाँ ऐसे कैसे पड़े हैं? चलिए, मैं आपको अभी वैद्य जी पास ले चलता हूँ। नहीं भाई, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे पास वक्त बहुत कम है। मेरी अब इतनी जिंदगी नहीं बची कि मैं वैद्य के पास जाकर ठीक हो सकूं। इसलिए तुम मेरा एक आखिरी काम कर दो। बताइए भाई, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप हुक्म कीजिए, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। वो आदमी अपनी आखिरी ताकत समेटकर उस गुप्त फॉर्मूले की सारी बातें उस पर्चे पर लिख देता है। तुम फौरन राजस्थानपुर के पास वाले उस गांव में जाओ। वहां वीरू नाम का एक युवक रहता है, जिसके साथ उसका एक दोस्त और कुछ यतीम अनाथ बच्चे रहते हैं। उस आदमी को ये पर्चा दे देना। इतना कहते ही वो आदमी वो पर्चा उस व्यक्ति के हाथ में थमा देता है और वहीं दम तोड़ देता है। वो आदमी पर्चा लेकर राजस्थानपुर पहुंचता है और उस युवक वीरू को वो चिट्ठी थमा देता है। चिट्ठी पढ़ते ही वीरू के होश उड़ जाते हैं। वो फौरन अपने साथ एक बच्चे को लेकर उस जगह पहुंचता है जहां उसके पिता की पुरानी फोटो टंगी थी। बेटा, इस घड़ी को अपने हाथ पर पहन लो। वीरू जैसे ही उस घड़ी को कलाई पर पहनता है, वो अचानक हवा में उछल हो जाता है। साथ खड़ा बच्चा घबराकर इधर-उधर देखने लगता है। भैया, अरे भैया, आप कहाँ चले गए? किधर हो आप? मुझे तो आप कहीं दिख ही नहीं रहे। मैं इधर हूँ, मैं तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ, मुझे देखो। तभी वीरू का दोस्त भी वहां आ जाता है और उसे गायब देखकर चौंक जाता है। दोस्त, देख, क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ? नहीं भैया, आप तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। आप किस जगह हैं? आपकी सिर्फ आवाज आ रही है। वीरू बहुत खुश होता है और कमरे में इधर उधर चलने लगता है। वो आईने के पास जाकर खड़ा हो जाता है। देखो, मैं तो आईने में भी दिखाई नहीं दे रहा। ये तो कमाल हो गया। मैं भी बहुत खुश हूँ कि तुम गायब हो सकते हो और आईने में भी नहीं दिख रहे। लेकिन भाई, अब तुम वापस कैसे दिखाई दोगे? तुम हमेशा के लिए गायब तो नहीं रहोगे। रुक जाओ, मैं अभी देखता हूँ, शायद इस घड़ी में कुछ और भी है। गौर से घड़ी को देखता है और एक दूसरा बटन दबाता है। बटन दबाते ही वो धीरे धीरे सबके सामने वापस प्रकट हो जाता है। वीरू के वापस प्रकट होते ही उसका दोस्त और वो बच्चा हैरान रह जाते हैं। अरे, अब तो आप दिखाई देने लगे। अभी तो आप बिल्कुल गायब थे और अब अचानक सामने आ गए। हाँ भाई, अब मैं वापस दिखाई दे रहा हूँ। ये तो वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। जोश में आकर उस घड़ी के बटन को 2-3 बार और दबाता है। वो बार बार गायब होता है और फिर वापस सबके सामने आ जाता है। वो इस फॉर्मूले को अच्छी तरह परख लेना चाहता था कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं। फिर वे सब अपने घर के अंदर चले जाते हैं और आपस में मशवरा करते हैं। देखो, इस बात का पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा राज है और अगर राजा को भनक लग गई तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे, ठीक है ना? हाँ भाई, तुम फिक्र मत करो। मैं इस बात को राज ही रखूंगा और किसी को कानो कान खबर नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वे दोनों निश्चिंत होकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही वीरू उन वजीरों के पास जाने का फैसला करता है जिन्हें राजा ने भेजा था। वो छुपकर उनके पास पहुंचता है और देखता है कि वे वजीर किसी गरीब मजदूर पर जुल्म कर रहा था। तभी वीरू वहां पहुंचता है और चुपके से अपनी घड़ी का बटन दबाकर गायब हो जाता है। वो अदृश्य होकर सीधे वजीर के पास पहुंचता है और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। वजीर हक्का बक्का रह जाता है। वो जिस चाबुक से मजदूर को मार रहा होता है, वीरू उसके हाथ से वो चाबुक छीन लेता है और उसे हवा में लहराने लगता है।
वजीर थर थर कांपने लगता है। उसे लगता है कि कोई भूत या कोई रूहानी शक्ति उसे डरा रही है। उसे भला क्या पता था कि ये वही गांव वाला है, क्योंकि वो तो उसे दिख ही नहीं रहा था। ये कौन है? मेरे मुंह पर झापड़ कौन मार रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में वीरू पीछे से उसे एक और झापड़ जड़ देता है। ये देख दूसरा वजीर हंसते हुए कहता है, तुम कैसी पागलपन की बातें कर रहे हो? मुझे लगता है आज तुमने मदरा कुछ ज्यादा ही पी लिए, जो तुम्हें हवा में झापड़ दिख रहे हैं। तभी वीरू की गरजती हुई आवाज आती है, जो उन्हें सुनाई तो दे रही थी पर वो दिख नहीं रहा था। आज तक तुम बेईमानी और रिश्वतखोरी से पैसा कमाते रहे हो और गरीबों पर अत्याचार करके तुमने अपनी तिजोरियां भरी हैं। अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। तुमने बेईमानी से जिन जिन लोगों का पैसा मारा है वो सब तुम्हें वापस लौटाना होगा। और कान खोल कर सुन लो, तुम उस गांव वाले युवक का घर भी नहीं छीनोगे। अभी के अभी उससे जाकर माफी मांगो। वजीर डर के मारे थर थर कांप रहा था। उसने तुरंत गर्दन हाँ में हिला दी। इस तरह वीरू ने चतुराई से अपना घर और गरीबों का पैसा बचा लिया। वजीर भागते हुए राजा के पास पहुंचते हैं और पूरी आप बीती सुनाते हैं। राजा उनकी बात सुनकर गुस्से के बजाय हंसने लगता है। बेवकूफों, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। इसका मतलब है कि जिस जादुई फॉर्मूले को हम पूरी दुनिया में ढूंढ रहे थे वो मिल चुका है। अगर कोई व्यक्ति गायब होकर तुम्हें मार रहा है तो यकीनन वो फॉर्मूला उसी के पास है। अब बस हमें ये पता लगाना है कि वो आदमी आखिर है कौन। वजीर वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक शैतानी योजना आती है। उन्हें शक हो जाता है कि वो गायब होने वाला शख्स बार बार उसी गांव वाले युवक और अनाथ बच्चों को बचाने आ रहा है। जरूर उस गांव वाले का इस अदृश्य शक्ति से कोई रिश्ता है। हम ऐसा करते हैं कि उस युवक, उसके दोस्त और उन सभी अनाथ बच्चों को पकड़ लेते हैं। जब वे मुसीबत में होंगे तो वो गायब होने वाला आदमी उन्हें बचाने जरूर आएगा। अगले ही पल वजीर अपनी सेना के साथ गांव पहुंचते हैं और वीरू के दोस्त और उन मासूम बच्चों को बंदी बना लेते हैं। वे उन सबको घसीटते हुए राजा के दरबार में ले जाते हैं। राजा अपनी गद्दी पर बैठा दहाड़ रहा होता है। उसके सामने वीरू, उसका दोस्त और वे मासूम बच्चे बेड़ियों में जकड़े हुए खड़े थे। बताओ, वो जादुई गायब होने वाला इंसान कहाँ छुपा है? वो कहाँ मिलेगा? अनाथ बच्चे और बाकी लोग डर के मारे कांप रहे थे और राजा को देख रहे थे। महल का माहौल इतना खौफनाक था कि किसी के बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगर तुम लोगों ने 2 मिनट के अंदर उसका पता नहीं बताया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी वीरू अपनी हिम्मत जुटाता है और राजा से कहता है, इन बच्चों को छोड़ दो। मैं हूँ वो इंसान। मैं हूँ जादुई गायब होने वाला इंसान। इन बच्चों को कुछ मत कहो। जो करना है मेरे साथ करो। राजा ये सुनकर ठहाका मारकर हंसने लगता है। अच्छा, तो तुम हो जादुई घड़ी के मालिक? तो जरा मुझे भी तो दिखाओ गायब होकर। अगर देखना चाहते हो तो पहले मेरे हाथ खोलो। क्या मुझे इतना बेवकूफ समझते हो? अगर मैंने तुम्हारे हाथ खोल दिए तो तुम यहाँ से भाग जाओगे। तभी राजा फिर कहता है अपने सैनिकों से, सैनिकों, ले जाओ इन सबको और काल कोठरी में डाल दो। अगर ये गायब होने वाला इंसान इनसे वाकई प्यार करता है तो वो इन्हें बचाने जेल के अंदर जरूर आएगा। कैद खाने की सलाखों के पीछे वीरू अपने दोस्त और बच्चों के साथ बैठा होता है। बच्चे अभी भी डरे हुए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी वीरू उन्हें अपने पास बुलाता है। आज तक उन बच्चों को भी नहीं पता था कि ये जादुई शक्ति किसके पास है। बच्चों, डरो मत। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सच बता दूं। वो गायब होने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मेरे पास ही वो जादुई घड़ी है जो मुझे अदृश्य कर देती है। कैद खाने में वीरू उन सबको अपनी जादुई घड़ी दिखाता है, लेकिन वो अभी गायब नहीं होता क्योंकि वो सही मौके का इंतजार कर रहा था। तभी राजा के सैनिक वहां आते हैं और उन सबको दरबार में ले जाते हैं। राजा ने उन अनाथ बच्चों, वीरू के दोस्त और खुद वीरू को मौत की सजा सुनाने के लिए अपने सामने खड़ा कर लिया था। दरबार में सन्नाटा था। अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा जानना चाहता हूँ। बताओ, तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है? महाराज,
मेरी आखिरी इच्छा बस इतनी है कि मरने से पहले मैं एक बार आपके चरण छूना चाहता हूँ। मैं आपकी महानता के आगे झुकना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी ये आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तुम मेरे पैर छू सकते हो। सैनिकों ने वीरू को राजा के सिंहासन तक जाने दिया। वीरू के हाथ अब खुल चुके थे या ढीले कर दिए गए थे ताकि वो झुक सके। जैसे ही वीरू झुककर राजा के पैरों के पास पहुंचा, पूरे दरबार की नजरें उसी पर टिकी थीं। राजा को अंदाजा भी नहीं था कि वीरू झुककर आशीर्वाद नहीं ले रहा, बल्कि अपनी कलाई पर बंधी उस जादुई घड़ी के बटन तक अपना हाथ पहुंचा रहा है। जैसे ही वीरू राजा के पैर छूने के लिए झुकता है, वो फुर्ती से अपनी जादुई घड़ी का बटन दबा देता है। उसी क्षण वो सबके सामने से गायब हो जाता है। दरबार में मौजूद लोग और राजा अभी कुछ समझ पाते, उससे पहले ही अदृश्य वीरू अपनी तलवार निकालता है और एक ही झटके में उस जालिम राजा का सिर धड़ से अलग कर देता है। राजा का कटा हुआ सिर जमीन पर गिरते ही पूरे महल में अफरा तफरी मच जाती है। सैनिकों और दरबारियों के बीच चीख पुकार शुरू हो जाती है। भागो, यहाँ कोई जादुई शक्ति आ गई है। वो अदृश्य होकर सबको मार देगा। अपनी जान बचाकर भागो। राजा की मृत्यु और वीरू की इस अदृश्य शक्ति को देखकर वजीर और सैनिक डर के मारे थर-थर कांपने लगते हैं। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने बच्चों या उस युवक को छुआ भी तो अगला नंबर उनका होगा। देखते ही देखते पूरा महल खाली हो जाता है। वीरू अदृश्य रहते हुए ही अपने दोस्त और उन मासूम बच्चों की बेड़ियां खोल देता है। वो उन सबको सुरक्षित तरीके से महल के गुप्त रास्ते से बाहर निकाल लाता है और अपने घर वापस आ जाता है।